स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन हुए। नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चले। नामांकन पर्चा दाखिल किया गया। 29 जून को प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। 3 जुलाई को मतदान होगा और उसी दिन शाम को नतीजे भी आ जाएंगे। प्रदेश में होने वाले 75 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के लिए नाक का सवाल बना हुआ है। दरअसल पंचायत चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए अनुकूल नहीं थे। बीजेपी से ज्यादा निर्दलीय जीते थे। सपा और निर्दलीय के बाद बीजेपी तीसरे नंबर पर रही। बीजेपी की तैयारी है कि 75 में से तकरीबन 60 जिलों में अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाया जाए। इसके लिए बीजेपी हर पैतरा अपना रही है। बीजेपी ने कई ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाया है जिन्हें कुछ समय पहले अनुशासनहीनता के चलते पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए नामांकन की प्रक्रिया हुई। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आपको बता दें कि नामांकन आज भरा गया। जिला पंचायत चुनाव में पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। जिला पंचायत चुनाव में पार्टियों ने पूरी तरीके से तैयारी यहां पर की है। निष्कासित सदस्यों को भी उम्मीदवार बनाया गया है। विपक्षी पार्टियां जोरों शोरों से चुनाव में जुटी हुई हैं। तैयारियां यहां पर की जा रही हैं और हर कोई जीत का दम भर रहा है। 3 जुलाई को आपको बता दें जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना है। तो एक बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर तमाम पार्टियों के लिए, और यही वजह है कि चुनाव में पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए नामांकन आज भरे गए, जिसके बाद ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर निष्कासित सदस्यों को भी उम्मीदवार बनाया गया। तो तमाम तैयारियों के बीच नामांकन आज किए गए। ऐसे में अध्यक्ष पद के चुनाव में निर्दलीयों पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी। हालांकि सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बेहद चुनौतीपूर्ण ये पूरा चुनाव होने वाला है, क्योंकि 2022 का चुनाव भी बेहद करीब है। ऐसे में यहाँ से इन चुनावों में बढ़त हासिल करना, बहुमत हासिल करना नाक का सवाल बना हुआ है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सभी ने अपना नामांकन भरा। निष्कासित सदस्यों को भी उम्मीदवार बनाया गया है और विपक्षी पार्टियां पूरी तरीके से कमर कस चुकी है। जोरों शोरों पर चुनाव की तैयारियां जारी हैं। 3 जुलाई को आपको बता दें जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव होगा और उसी को लेकर अभी से कवायद शुरू की जा चुकी है। तमाम पार्टियों द्वारा जिला पंचायत चुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंक दी गई है। आज जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किए गए। निष्कासित सदस्य भी पहुंचे, उन्हें भी उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी जहां पर विपक्षी पार्टियां पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का यही कहना है कि जीत उन्हीं की होगी, बहुमत वही हासिल करेंगे। लेकिन 75 जिलों में जिला पंचायत पद की जो गरिमा है, अध्यक्ष का जो पद है, उसको लेकर तमाम तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। हर पार्टी अपनी अपनी जीत का दम भर रही है, लेकिन जीत किसको हासिल होती है ये नतीजा आने के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन फिलहाल तैयारियां सभी पार्टी की तरफ से जोरों शोरों पर की जा रही हैं। तो जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर अध्यक्ष पद के लिए नामांकन आज हुए। 3 जुलाई को मतदान होना है। ऐसे में तमाम पार्टियां पूरी तरीके से तैयार हैं। पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंक दी है। खासतौर पर विपक्षी पार्टियां, साफ तौर पर उनका कहना है कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वहीं सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और यही वजह है कि तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पूरी तरीके से जोरों शोरों पर तैयारियों में जुट गए हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2022 बेहद करीब है। ऐसे में उससे पहले होने वाला जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव कई मायनों में खास होने वाला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरी तैयारी के साथ उम्मीदवार नामांकन के लिए पहुंचे। तो यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सुगबुगाहट लगातार तेज है। तैयारियों को लेकर भी यहां पर तमाम उम्मीदवारों का यही कहना है कि पूरी तरीके से तैयार हैं एक दूसरे को कड़ी चुनौती देने में। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विजय मिश्रा सीधा राजधानी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय, जिस तरीके की तस्वीरें भी सामने आ रही, उम्मीदवार पूरी तरीके से तैयार नजर आए जब नामांकन के लिए पहुंचे। जी बिल्कुल, जिस तरह से वहाँ पर नामांकन के लिए लोग पहुँचे हैं उससे बिल्कुल साफ ये लग रहा था कि उम्मीदवार जो है वो अपनी पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं। और जाहिर सी बात है कि इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि कहीं ना कहीं टिकटों को लेकर के जो मांग रही थी उस पर सभी लोग, या कहा जाए कि पॉलिटिकल पार्टियाँ जो हैं उनके लिए दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि हर स्थान से कहीं ना कहीं उम्मीदवार जो हैं वो 2 से 3 हैं और हर जगह इसको लेकर के स्थितियाँ जो हैं वो गंभीर बनी हुई हैं। और उदाहरण सिर्फ एक नहीं है, कई सारे
उदाहरण लिए जा सकते हैं। उन्नाव का सबसे बड़ा उदाहरण था जिसे हमारे चैनल ने चलाया भी था कि जब सबसे पहले अरुण सिंह को टिकट दिया गया तो उसके बाद वहां की पीड़िता ने अपना वीडियो दिखाया और उसके बाद फिर टिकट कट के शकुन सिंह को दिया गया। हालांकि फिर उसके बाद टिकट होल्ड हुआ, उसके बाद फिर पॉलिटिक्स जोरों पे आई। तो ये सभी ब्लॉक जितने भी हैं या जितने भी जिला पंचायत मुख्यालय हैं, हर जगह स्थिति ऐसी की ऐसी ही बनी हुई है, हर जगह स्थान पर स्थितियां ऐसी ही बनी हुई हैं। और ये स्थिति इसके कारण ये भी है कि हर जगह जो उम्मीदवारी जो लोग कर रहे हैं वो अपनी उम्मीदवारी को कई संख्या में लोग जो हैं वो जता रहे हैं। और स्थिति वहां पे ज्यादा मुश्किल हो जाती है पार्टी के लिए कि जब कोई भी उम्मीदवार निर्दलीय भी जीतने की अपनी स्थिति को वहां पर मजबूती के साथ करते हुए अपने आप को दिखाता है। और यही वजह है कि यहां पर जब पार्टी से उनका काम नहीं बना या पार्टी ने टिकट नहीं दिया और उनकी स्थिति उन्होंने अपनी बेहतर समझी तो उन्हें अपने निर्दलीय दावेदारी को भी पेश करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। बिल्कुल विजय, जिस तरीके से जोश यहाँ पर उम्मीदवारों में देखने को मिल रहा है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। ऐसे में चुनाव का दिन 3 जुलाई बेहद करीब है। कार्तिक की टक्कर किन किन के बीच में देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल साफ सी तस्वीर है, इस पे कुछ भी छिपा नहीं है। हर कोई जान रहा है कि ये टक्कर जो है सिर्फ दो पार्टियों के बीच में होना है। हालांकि ये जरूर है कि कहीं कहीं पे स्थितियां जो हैं वो कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी के लिए भी जरूर हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और इसके अलावा भाजपा, यही दो पार्टियां ऐसी हैं जो यहाँ पर बाकायदा जिला पंचायत चुनाव को लेकर के अपनी कमर को कसा और बाकायदा ये प्रचार करते हुए नजर आएंगे। आपको हर जगह इनके जो समर्थक हैं वो जोश में नजर आएंगे। और जाहिर सी बात है कि रिजल्ट तो 3 जुलाई को आना है, लेकिन अभी 29 तारीख भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर गुणा भाग गणित उस समय साफ हो पाएगा कि यहां पर टिकट वापसी यानी नाम वापसी कौन कौन करता है। हालांकि यहां पे जरूर है कि दबाव की पॉलिटिक्स अभी 29 तक चलनी है। बहुत सारे लोगों ने अपना यहां पर नामांकन किया हुआ है, नामांकन पत्र लिया हुआ है। यहां पे नामांकन पत्र की वापसी के बाद सही तस्वीर जो है वो नजर आएगी और उसके बाद फिर 3 जुलाई की तारीख को हम देखेंगे। और जाहिर है कि ये स्थिति पूरे प्रदेश में नजर आ रही है। अगर भाजपा का उम्मीदवार जाकर के वहां पर बाकायदा नामांकन कर रहा है तो उसके जो साथ के लोग हैं वो बाकायदा वहां पर अपने समर्थकों के साथ पहुंच रहे हैं और बाकायदा वहां पर अपनी दावेदारी को पेश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जा रहा है तो वो अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। अन्य पार्टी के जो भी जा रहे हैं वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। निर्दलीय भी जो लोग यहाँ पर अपने नामांकन को दाखिल कर रहे हैं, यानी बहुत जगह स्थिति ऐसी भी है कि जो वो टिकट चाहते थे लेकिन उनकी पार्टी उनको टिकट नहीं दे पाई तो वो लोग भी दावेदारी को पेश कर रहे हैं और अपने समर्थकों के साथ पहुंच रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट डेट 29 तारीख की है। से तैयार है। इस बीच हमारे सहयोगी सुशील कुमार भी गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, किस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है? आज नामांकन हुआ और विधानसभा चुनाव 2022 से पहले से सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है और यही वजह है कि तमाम बड़ी पार्टियां कोई कम कसर यहां पर नहीं छोड़ना चाहती हैं, सभी ने कमर कस ली है। बिल्कुल रंजना जी, आपने सही कहा, क्योंकि यही वजह है कि जब बीजेपी की प्रत्याशी साधना सिंह ने नामांकन करने जब कलेक्ट्रेट कचहरी में पहुंची थी तो उनके साथ तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता थे और सदर सांसद रवि किशन भी थे और रवि किशन के साथ वो अंदर पहुंची थी और उनके पति कैंपियरगंज के विधायक फतेह बहादुर भी थे और उनके साथ सैकड़ों की संख्या में समर्थक भी थे। तो अंदर जाके उन्होंने तकरीबन 12:30 बजे जो है उन्होंने अपना नामांकन जो है जिलाधिकारी के समक्ष किया। उसके बाद तकरीबन 1 घंटे बाद यानी तकरीबन 1:30 बजे के आसपास समाजवादी पार्टी की जो है जिलाध्यक्ष अपने प्रत्याशी को लेकर के और अपने समर्थकों के साथ जब कचहरी गेट पे पहुंचे तो चेहरा बदला हुआ था, क्योंकि अचानक जो है जो उनका पहले से प्रत्याशी मौजूद था आलोक गुप्ता, जिनको लेकर के जो है पर्चा भी भरा गया था, वो वहाँ पे नहीं पहुंचे। आरोप ये लगाया जा रहा है कि वो उनको जो है अगवा कर लिया गया है और अचानक दूसरा चेहरा जब लेकर के जिलाध्यक्ष पहुंचते हैं तो पुलिस उन्हें रोक लेती है, अंदर नहीं जाने देती है, क्योंकि पर्चा किसी और के नाम से है, नामांकन करने कोई और जा रहा है, इसलिए इसको रोक दिया जाता है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के लोगों ने ये भी आरोप लगाया है कि बीजेपी के कुछ लोगों ने उनके कार्यकर्ताओं को दौड़ा के मारा पीटा है, उसका वीडियो भी वायरल किया गया है। इसको लेकर के जो है पूरी तरीके से एक माहौल जो है 1:30 बजे के बाद बदला हुआ नजर आया और एक हंगामे के दौरान नामांकन हुआ, क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक भी जो प्रत्याशी था वो उसके न पहुंचने से जो दूसरे प्रत्याशी पहुंचे थे उनको नामांकन नहीं करने दिया गया। ऐसे में केवल बीजेपी एक बड़ी पार्टी है जिसने नामांकन किया है और महज 2 निर्दल ने नामांकन किया है, तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी इन दोनों में टक्कर था। और ऐसे में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन न होना अपने आप में एक तरफ इशारा करता है कि ये जो जिला पंचायती अध्यक्ष का जो चुनाव है वो किसके पाले में जाने वाला है। फिलहाल जो कोरम है वो कोरम पूरा हो जाएगा और 3 तारीख को ये पता चलेगा कि कौन है, लेकिन ये पूरी तरह से कयास लगाया जा रहा है कि निर्विरोध जो है बीजेपी की पार्टी होने वाली है, बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं वो होने वाली है।
क्योंकि अभी ये पूरा प्रदर्शन हुआ, हंगामे के दौरान पुलिस से भी नोकझोंक हुई और पुलिस से द्वारा जो है सख्ती करने के बाद उन्हें जब आगे हटाया गया तो वो जा करके शास्त्री चौराहे पे बैठ करके सैकड़ों की संख्या में जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और उनके साथ तमाम नेता और कार्यकर्ता सड़कों पे बैठ के प्रदर्शन करते हुए नजर आए, बैरिकेडिंग को तो हटाते हुए नजर आए। ऐसे में पूरी तरीके से हंगामे के दौरान जो है क्योंकि समय लिमिट था, सुबह 11 बजे से 3 बजे तक ही नामांकन का ये जो समय रखा गया था, ऐसे में 3 बजे के बाद समय पर खत्म होने के बाद जो है कोई भी नामांकन नहीं हुआ और समाजवादी पार्टी के लोग धरना पे बैठे रह गए और अपने आला कमान को इसकी जानकारी दी। लेकिन समाजवादी पार्टियों ने गंभीर आरोप लगाया है कि पुलिस की मौजूदगी में जो है बीजेपी के लोगों ने उनके कार्यकर्ताओं को पीटा और पुलिस कुछ नहीं कर पाई और केवल एक साजिशन तहत उन्हें रोका गया और उनके प्रत्याशी का नामांकन नहीं हो पाया। तो ऐसे में अब पूरी तरीके से कह सकते हैं कि जो एक चुनाव दिलचस्प होने वाला था समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में, अब वो एक तरफा नजर आने लगा है, क्योंकि महज 2 निर्दलों ने जो है नामांकन किया है और ऐसे में बीजेपी एक जो बड़ी पार्टी है और खासकर जो उनके जो प्रत्याशी हैं वो स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनकी बहू हैं और मौजूदा समय में जो कैंपियरगंज के विधायक फतेह बहादुर हैं उनकी वो पत्नी है। बिल्कुल और एक बहुत बड़ी चूक यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से जैसा कि जिक्र आप कर रहे हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि अन्य जिलों में समाजवादी पार्टी से दोहराना कम से कम नहीं चाहिए। महेश जादौन अलीगढ़ से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी तस्वीर फिलहाल क्या कुछ देखने को मिल रही है? नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, कांटे की टक्कर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में दिख रही है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों के लिए नाक का सवाल ये चुनाव। जी बिल्कुल रंजना, देखिए हमारे यहाँ जो आज जो नामांकन हुए उन नामांकन में 4 नामांकन हुए, जिसमें समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के साथ अपना प्रत्याशी उतारा है, साथ ही बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उसके बाद 2 निर्दलीय लोग हैं जिन्होंने पर्चा दाखिल किया है। इसमें जो मुख्य मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी और जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं इन दोनों के बीच में माना जा रहा है। माना ये जा रहा है कि बीजेपी के प्रत्याशी काफ़ी दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के लोगों ने दावा किया है कि हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल आने के बाद ये हमारे लिए चुनाव काफ़ी आसान हो गया है। अब देखने वाली बात होगी कि अब जो नामांकन हो गया है उसके बाद जो 3 तारीख को चुनाव होगा और उसी दिन नतीजे आएंगे, तब पता चल पाएगा कि आखिर किसका दावा कितना सच्चा है और कितना झूठा। आने वाले वक्त की राजनीति, आगे की भविष्य की राजनीति तय करेगी, क्योंकि आगामी जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसके लिए इसको मिनी सेमीफाइनल के तौर पर कुछ लोग देख रहे हैं। रंजना जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर ये समझना कि किसकी तरफ रुझान ज़्यादा है। आपका दोबारा से रुख करूँगी, विजय मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ा है। विजय, आपका रुख करना चाहूँगी। तस्वीरें यहाँ पर अमूमन साफ होती हुई इसलिए भी नजर आ रही है क्योंकि 2 पार्टियों को बीच में ही कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। एक ऐसी पार्टी जिसने सालों राज किया है और एक सत्ताधारी पार्टी है। ऐसे में नामांकन की प्रक्रिया तो अब खत्म हो चुकी है, यहाँ से अब पार्टियों की तैयारी कैसे देखने को मिल रही है, क्योंकि कांटे की टक्कर इस पूरे चुनाव को माना जा रहा है? देखिए रंजना, साफ सी बात है कि ये जनता का चुनाव नहीं है, इसमें जीते हुए प्रत्याशियों का ये पूरा चुनाव होता है। जिला पंचायत सदस्य जो हैं उनके वोट्स जिसके पक्ष में ज़्यादा पड़ेंगे वही चुनाव जीतेगा। और मैं आपको बता दूं कि यही वजह है कि इस पूरी लड़ाई को एक दूसरे नज़रिए से देखा जा सकता है। यानी पिछली बार जब करीब 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने सरकार रहते हुए जिला पंचायत अध्यक्षों को अपने जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बनाने में कामयाब रही, तो ये कहा जाने लगा कि जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव है वो शासन सत्ता का होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दबाव जो सिर्फ सरकार या शासन का होता है उससे ये उनके पक्ष में जाकर के गिरता है। हालांकि ये जरूर है कि यहाँ पर स्थितियां थोड़ी सी बदली हुई हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव में वो स्थिति भाजपा की नहीं हो पाई जिस स्थिति के वो पहले से वो सोच रहे थे कि उतना बेटर रिजल्ट मिलेगा। स्थितियां ऐसी रही कि निर्दलीय उम्मीदवार ज्यादा जीते हैं और भाजपा की स्थिति इस पंचायत चुनाव में काफी ज्यादा खराब रही। यानी हर जिले से 2 उम्मीदवार, 4 उम्मीदवार, 10 उम्मीदवार ऐसे ही जीत पाए जिला पंचायत सदस्य में, जो कि शायद यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। हालांकि रिजल्ट्स को लेकर के भाजपा का अभी भी यही कहना है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो उनके ही उम्मीदवार हैं, क्योंकि वो भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं मिला या पार्टी की तरफ से उन्हें समर्थित उम्मीदवार नहीं बनाया गया तो इन लोगों ने निर्दलीय अपना पर्चा दाखिल किया और निर्दलीय तरीके से वो लड़े और वो हमारे ही लोग हैं जो जीत करके आए हुए हैं। हालांकि रिजल्ट्स अब 3 तारीख का इंतजार है कि 3 जुलाई को किस तरह का रिजल्ट रहता है, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में किसके पक्ष में ज्यादा वोट गिरते हैं, उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि ये निर्दलीय भाजपा के थे या फिर ये निर्दलीय किसी और पक्ष में ही जाकर के वोट दे रहे हैं। लेकिन सबसे साफ तस्वीर इसमें यह है कि सिर्फ 2 पार्टियां ही सीधे तौर पर इसमें चुनाव लड़ते हुए नजर आ रही। हालांकि कहीं कहीं पे कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी जरूर है, लेकिन सीधी टक्कर यहाँ पर समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में है। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर लोकदल का समर्थन मिल चुका है, भाजपा को यहाँ पर अपना दल उसके साथ साथ में निषाद
पार्टी का भी समर्थन है। तो स्थितियां बिल्कुल देखने लायक है कि किस तरफ पलटा जाता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले अगर जिला पंचायत सीटों पर स्थितियां टक्कर की रही तो जाहिर है कि भाजपा के लिए 2022 चुनाव आसान नहीं रहेगा। बिल्कुल, बहुत ज्यादा यहाँ पर चुनौतियां बढ़ी हैं सभी पार्टियों की, और यही वजह कि विपक्षी पार्टियां भी पूरी तरीके से कमर कस चुकी है। बहुत शुक्रिया विजय मिश्रा आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं जो इस पूरे चुनावों को लेकर अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। महेश यादव, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। हालांकि कांटे की टक्कर, जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे विजय, कि समाजवादी पार्टी और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, लेकिन इस पूरे चुनाव में निर्दलीयों पर भी खासतौर पर नजर रखने वाले हैं। जी रंजना, देखिए जो अलीगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की जो बात है, उसमें आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा कि ये चुनाव जो है राजनीतिक रूप से इतना महत्वपूर्ण है कि एक तरफ से जो बीजेपी की प्रत्याशी श्रीमती विजय सिंह है, वो पूर्व राज्यपाल जो बीजेपी के थे, नेता थे, मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, और राज्यपाल के पद से अब रिटायर हुए। उनके परिवार की रिश्तेदार महिला हैं जो इस बार जिला पंचायत के अध्यक्ष पे हैं। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी के अलावा समाजवादी पार्टी की तरफ से जो अर्चना यादव चुनाव में है, वो मुलायम सिंह परिवार की रिश्तेदारी में लगती है, और लिहाजा दोनों ही परिवार कद्दावर नेता रहे हैं और मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और ऐसे परिवार के दोनों के बीच में ये लड़ाई हो रही है जो काफ़ी दिलचस्प रूप अख्तियार करने वाली है। और इसमें दोनों ही ऐसे परिवार हैं जो समाजवादी पार्टी के बहुत बड़ी पहचान रखते हैं और उसके बाद बीजेपी में भी बहुत बड़ी पहचान रखते हैं। रंजना, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका महेश यादव तमाम जानकारी के लिए। संदीप हमारे सहयोगी वाराणसी से जुड़ गए हैं। संदीप, वाराणसी में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, ऐसे में कितने जबरदस्त टक्कर यहां पर देखने को मिलेगी? राज्य में आज समाजवादी पार्टी और भाजपा के जो प्रत्याशी थे उन्होंने अपना नामांकन किया है, और यहाँ पर जो है वो 30 सदस्य जो हैं वो भाजपा के पास हैं, 28 सपा के पास हैं, और 4 सदस्य अपना दल एस और 4 बहुजन समाजवादी पार्टी के पास हैं। यह टक्कर जो है वो समाजवादी पार्टी और भाजपा में ही है। अब जो ये निर्धारण होगा वो निर्धारण होगा कि जो अन्य लोग हैं वो किसके खेमे में जाते हैं, उनको कौन अपनी तरफ खींच सकता है, वही जो अपनी तरफ उनको अपने पाले में ला पाएगा वही यहाँ पर जो है प्रयागराज में जिला पंचायत सदस्य जो है वो अध्यक्ष निर्वाचित होगा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा ये देखना भी, क्योंकि उसी को लेकर लगातार सुगबुगाहट भी तेज है। लेकिन संदीप, ये भी आपसे समझना चाहूंगी कि निर्दलीय क्या खेल बिगाड़ सकते हैं? क्या इस पूरी जंग में वो सेंध मार सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर हम निर्दलियों की बात करें या जो छोटी पार्टियां हैं जिनके पास 2 या 1 इस तरीके के जो सदस्य हैं, वही कहीं ना कहीं निर्धारण का जो है वो प्रारूप निर्धारित करेंगे। यहाँ पर अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो चूंकि ये उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का क्षेत्र माना जाता है और यहाँ की जो सांसद हैं फूलपुर से, वो जिला पंचायत अध्यक्ष कई बार रह चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा को अपनी साख बचाने के लिए उन निर्दलियों को साधना पड़ेगा जो किसी भी समय पूरे आंकड़े को और खेल को बिगाड़ या बना सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा उनको साधना, जैसा कि जिक्र लगातार हम कर रहे हैं कि 2 बड़ी पार्टियां और बहुत बड़े चुनाव के तौर पर इसे इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव 2022 के पहले एक सेमीफाइनल के तौर पर संदीप इसे देखा जा रहा है। फिलहाल राजनीतिक समीकरण वहां पर बनते हुए क्या कुछ नजर आ रहे हैं? तैयारियां किस प्रकार की देखने को मिल रही है? देखिए, अभी तो दावे सब कर रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम सीट निकालेंगे और वो आरोप लगा रही समाजवादी पार्टी के ऊपर कि ये लोग दबंगई करते हैं, गुंडई करते हैं, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी जो है वो लगातार इनके ऊपर आरोप लगा रही है कि प्रशासन इनकी तरफ कहीं ना कहीं इनका सहयोग करने की कोशिश करेगा। लगातार एक पार्टियां जो हैं दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि 2022 का जो चुनाव होने वाला है, कहीं ना कहीं ये और विशेष करके प्रयागराज एक महत्वपूर्ण ऐसी जगह मानी जाती है जिसका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा कि यहां जो पार्टी जीतती है या जिसका दमखम दिखेगा 2022 में कहीं ना कहीं लोग उसको जोड़कर उस चीज से जरूर देखेंगे। और साथ ही संदीप, ये भी देखने को मिला है कि जो निष्कासित सदस्य थे उनको भी उम्मीदवारों के तौर पर यहाँ पर आगे किया गया। इसकी क्या कुछ वजह समझ में आ रही है? देखिए, ये होता है हर बार, कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है कि जिन सदस्यों की बात नहीं सुनी जाती या उन्हें सिंबल नहीं मिल पाता है,
पार्टी उनका सपोर्ट नहीं करती तो वो बागी हो जाते हैं। तो हमेशा यही देखा जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि जो बड़े नेता हैं वो बागियों को समझा बुझाकर अपने पास वापस ले लेते हैं। नहीं, अक्सर ऐसा होता है कि वो विरोधी दल के पक्ष में चले जाते हैं, विरोधी दल के खेमे में समर्थन कर देते हैं, ताकि वो अपनी कहीं ना कहीं जो उनकी एक गुस्सा होता है उनके मन में, जो पार्टी के लिए, क्योंकि पार्टी की सेवा करते करते वो अपने आप को ये बताते हैं कि हम सदस्य हैं, और तो कहीं ना कहीं इनका भी जो रोल होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। जो बागी हैं उनको समझाने की एक तरफ जहां सत्ता दल प्रयास करेगा, वहीं जो विपक्षी दल है वो उनको अपनी तरफ, अपने खेमे में लेने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और दिलचस्प हो जाएगा यहाँ से देखने की कांटे की टक्कर और कितनी जबरदस्त होने वाली है। 3 जुलाई को मतदान होना और तभी ये तस्वीर साफ हो पाएगी। बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज है, नामांकन हो चुके हैं। हालांकि 3 जुलाई की तारीख बेहद करीब, जिस दिन मतदान होना है, और तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि कौन सी पार्टी यहाँ पर फतह हासिल करती है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। लगातार बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।